Hello students, welcome to AgriMoon YouTube channel. My name is Abhay Sarva and it's a plant pathology lecture number 14. So students, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इट्स क्रॉप डिजीज सीरीज। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम वीट की डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाता है। कैसे? ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब हम एडीओ एग्ज़ाम की बात करते हैं, जब हम डबल एओ के एग्ज़ाम की बात करते हैं, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर हो, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, यहाँ पर ज़्यादातर एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता है। स्पेशली अगर हम पंजाब के पीपीएससी एडीओ और हरियाणा के एचपीएससी एडीओ की बात करें, तो यहाँ के एग्जाम्स के अंदर स्पेशली एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता है। और वैसे भी आपको पता होगा कि जो हरियाणा में एडीओ की वैकेंसी निकली, हालांकि वो विड्रॉ हो चुकी है, लेकिन वो दोबारा से फ्यूचर के अंदर जरूर आएंगी। और इसी तरह पंजाब के अंदर आफ्टर द इलेक्शन, क्योंकि पंजाब में अब इलेक्शन चल रहे हैं, सो पंजाब के अंदर पूरी पूरी उम्मीद है कि इस साल के एंड तक पंजाब में भी एडीओ की वैकेंसी आ सकती है। सो इन एग्जाम से अगर आप स्टूडेंट्स आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स के अंदर सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट हमें जो लगता है, वो लगता है हमें क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर स्पेशली डिजीज पार्ट, क्योंकि डिजीज पार्ट को अक्सर इसको अच्छे से हम समझ नहीं पाते हैं, अच्छे से इसको लर्न नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसी आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। सो इस सीरीज़ को आप अच्छे से देखिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर कीजिए, जो भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो सीनियर है, जूनियर्स है, जो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, जिनको क्रॉप डिजीज़ सीरीज़, जो क्रॉप डिजीज़ का जो आपका जो सब्जेक्ट है उनके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, उनको भी जरूर सेंड किए, ताकि वो अपने जो भी डाउट्स अच्छे से वो क्लियर कर सके। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, डेट्स एग्रीमून के फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ज्वाइन पर आपको हर जो रीसेंट अपडेट्स आपको रोज़ मिलती रहेंगी। और आप हमारे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऐप के अंदर हमारी जितनी भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज है, इट्स लाइक मैगजीन्स, और जितने भी एग्रीकल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं, या फिर जितने भी जॉब रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट्स है, जो भी जॉब रिलेटेड जो आपको नोटिफिकेशन है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। So we in today lecture we discuss about some disease of the wheat crop, क्योंकि wheat crop नॉर्थ वेस्ट इंडिया की और हमारे इंडिया की एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, स्पेशली ऑफ द रबी सीजन। जब रबी सीजन की बात आती है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नंबर वन क्रॉप है वो है वीट। और वैसे जो ओवरऑल जो नंबर वन क्रॉप है वो हमारी राइस। और राइस के बाद दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप आती है एरिया वाइज या फिर प्रोडक्शन वाइज, वो है हमारी वीट। सो एक छोटा सा स्टूडेंट्स आपके लिए टास्क है। सो आप सभी ने स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इस वीडियो के कमेंट सेशन के अंदर आपने बताना है कि जो हमारी जो क्रॉप है वीट, उसका एमएसपी रेट क्या है, उसका एमएसपी रेट क्या है। सो आपने हमें कमेंट सेशन के अंदर वीट का एमएसपी बताना है कि वीट का जो एट प्रेजेंट जो एमएसपी है, जो कि रिवाइज हो चुका है, क्योंकि वीट के और राइस के एमएसपी का काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि फार्म बिल इश्यूज़ के कारण ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगी। इसलिए आप सभी ने स्टूडेंट्स ने वीट का जो एमएसपी है आपने कमेंट सेशन में हमें बताना है, ठीक है। सो the cereal grain wheat is subjected to the numerous wheat disease that include bacterial, viral, fungal disease as well as the parasitic infections. सो हमारे जो वीट क्रॉप्स है उसको काफ़ी बैक्टीरियल्स, वायरल और फंजाई डिजीज लगती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इन माइक्रोब्स में अंदर से सबसे ज़्यादा वीट को इफेक्ट करता है वो हमारा फंगस। फंगस सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, और वो भी कौन सा, जो बेसिडियोमाइसिट्स ग्रुप के जो फंगस है, डेट इज़ जो हमारे रस्ट डिजीज सबसे ज़्यादा, अगर जो रस्ट डिजीज़ है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिडियोमाइसिट डिजीज़, और जो सबसे ज़्यादा किसके अंदर लगती हैं, वीट क्रॉप के अंदर लगती है। सो वीट की जितने भी फंगल डिजीज़ है, these are the one of the most important disease in the plant pathology course. So this is the list of the important disease of the wheat. So we can discuss about from point to point. So first disease, that is a blast. सो ब्लास्ट जो लगती है वीट के अंदर, सो पहले जो ब्लास्ट लगती है डेट इज मैग्नाफोर्थी ओराइजा ट्रिकुलम पैथोटाइप। सो ये हमारी जो फर्स्ट डिजीज़ है, ये हालांकि जो ये पैथोजन है, ये वैसे तो हमारा राइस के अंदर भी लगता है, लेकिन ये राइस के अंदर यही जब राइस के जो स्टबल्स हैं जब हमारे फील्ड के अंदर रह जाते हैं, तो उन्हीं स्टबल्स के अंदर ये कुछ ब्लास्ट के जो स्पोर्स हैं, जो रेस्टिंग स्पोर्स है, वो हमारे वीट के क्रॉप से इम्पैक्ट कर जाती है। हालांकि जो हमारी जो ब्लास्ट डिजीज़ है, ये वीट की एक माइनर डिजीज़ है, लेकिन ये मेजर तब बन जाती है जब इसका बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हमारे फील्ड के अंदर हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है डेट इज फुजेरियम हेड ब्लाइट। ये हमारे फुजेरियम ग्रामिनोरियम के
तहत ग्रामीण ऑर्गेनिज्म करता है इसको, जो कि इसके इम्परफेक्ट स्टेज है। सो हर एक पैथोजन की दो स्टेज होती है, एक तो इम्परफेक्ट स्टेज और एक परफेक्ट स्टेज। जो हमारी जो परफेक्ट स्टेज होती है ये किसी किसी कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जहाँ पर इनको इस पैथोजन को उसका जो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट टेम्परेट इन्वायरमेंट होता है, जो कि हिली एरिया होता है। लेकिन हमारी जो वीट क्रॉप है वो हिली एरिया में भी ग्रोन होती है, और जो हमारे जो मैदानी इलाके हैं जैसे हमारे पंजाब हरियाणा, जो कि हमारे फ्लैट एरियाज, वहाँ पे भी अच्छे से ग्रोन होती है। लेकिन वहाँ पर आपको इसकी इम्परफेक्ट स्टेज देखने को मिलेंगे। और लेकिन जो इम्परफेक्ट स्टेज है वो इतनी ज़्यादा मतलब रिप्रोडक्शन लेवल से इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं होती, लेकिन इसका जो इन्फेस्टेशन लेवल है वो बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू द परफेक्ट स्टेज। जो आपका जो परफेक्ट स्टेज है इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिप्रोडक्शन स्टेज जो मानी जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ द फंगस पैथोजन। और जो हमारी जो परफेक्ट स्टेज है ज़्यादातर आपको हिली एरिया में देखने को मिलेगी। उसके बाद जो हमारी जो थर्ड डिजीज़ है डेट इज़ लीफ ब्लाइट, और जिसको हम ब्लैक पॉइंट भी कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स के लीफ थोड़े ब्लैकिश कलर के होने शुरू हो जाते हैं। सो इसके लिए जो कोजल ऑर्गेनिज्म है डेट इज़ बाइपोलैरिस सोरोकिनिया, डेट्स इम्परफेक्ट स्टेज, एंड इट्स परफेक्ट स्टेज इज अल्टरनेरिया टिटिकेनिया। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज रस्ट। देखो जब भी रस्ट की बात होती है, देखो जब भी रस्ट की बात होती है तो वीट के अंदर रस्ट सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन करता है। जितनी भी हम क्रॉप्स के अंदर बारे पढ़ती हैं, जो रस्ट जो हमारा जो पैथोजन होता है ज़्यादातर हमारे सीरियल क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। उस सीरियल क्रॉप्स के अंदर वीट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा अगर इन्फेस्टेशन होती है तो वीट के अंदर ही होती है। सो इसके भी जो हमारे रस्ट है ये 3 तरह की रस्ट लगती हैं, और रस्ट का भी अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग ज़्यादा इसका जो प्रिवेलेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम रस्ट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रस्ट in case of the wheat crop. It is caused by the Puccinia graminis, that is species is triticale. And then next is a leaf rust that is caused by the Puccinia triticana, that is formerly known as a Puccinia recordata. And then next is also known as जो हमारी जो लीफ रस्ट है इसको हम एज अ ब्राउन रस्ट भी कह देते हैं, और जो हमारी जो स्टेम रस्ट है इसको हम ब्लैक रस्ट भी कह देते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना। और स्ट्रिप रस्ट को हम एज अ येलो रस्ट के नाम से जानते हैं। सो येलो जो स्ट्रिप रस्ट है वो हमारी होती है पुसीनिया स्ट्रिप्टाफॉर्मिस के कारण। तो स्टूडेंट्स आपने इस स्लाइड का अच्छे से स्क्रीनशॉट खींच लेना है, क्योंकि यही आपको आज ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम से पूछा जाता है। अगर आप किसी स्टेट लेवल के एमएससी लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पीएचडी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अक्सर आप देखते हैं कि एग्जाम के अंदर हमारे से कोजल ऑर्गेनिज्म पूछे जाते हैं, चाहे वो इंसेक्ट के कोजल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे हमारे जो पैथोजन्स के कोजल ऑर्गेनिज्म, अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। सो इसका आपने स्क्रीनशॉट जरूर खींच के रख लेना, ताकि आपको आगे फ्यूचर में बहुत काम आए। The next is the fifth, that is foot rot and the root rot. Foot rot is caused by the Fusarium gramineum, or that's also caused by the another species, that is Fusarium silimorum, and the Rhizotonia solani and the Pythium species. जो हमारा जो foot rot है ये काफ़ी एक न्यूमरस पैथोजन्स के कारण किया जाता है। That's next is loose smut. Loose smut एक seed borne disease है of the wheat, and is one of the मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड बोर्न डिजीज ऑफ द वीट, क्योंकि वीट के अंदर काफ़ी तरह की सीड बोर्न डिजीज लगती है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंस है वो है हमारी लूज स्मथ, दैट इज कॉज बाय द उस्टिलैगो ट्रिटिकी, एंड ऑल्सो इस सिनोनियम एज अ उस्टिलैगो न्यूटावर्ड ट्रिटिकी। एंड नेक्स्ट इज अ पाउडरी मिल्टी. Powdery mildew is caused by the causal organism, in this case is Plumeria graminis for species triticale. पाउडरी मिल्ट्यू ज़्यादातर आप देखने, ज़्यादातर अब जब पाउडरी मिल्ट्यू की ही बात करते हो, ज़्यादातर हमारे जो कुकर बीट्स है, जो हमारे डाइकोट्स प्लांट्स हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जो हमारे जो मोनोकोट्स प्लांट्स है, दैट्स लाइक अ वीट, बार्ले, राइस, ओट्स, इनके अंदर इतनी ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस नहीं होती। लेकिन जो पाउडरी मिल्ट्यू है ये ज़्यादातर हमारे डाइकोट्स प्लांट जैसे ग्रेप्स हो गया, जैसे कुकर बीट्स प्लांट्स हो गए, जैसे क्रूसीफेरेशिया फैमिली हो गई, यहाँ पर ये ज़्यादा इनकी इन्फेस्टेशन देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट ये जो हमारे जो ये पॉइंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से हमारे कंपटीशन एग्जाम से हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सो आपको ये अच्छे से जरूर नोट डाउन कर लेने हैं। देन वी टॉक अबाउट द रस्ट। सो बिकॉज रस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया कि रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ द rust disease of the wheat. There are the three different rust disease that affect the wheat. The first is leaf rust, that is also known as the brown rust or as the orange rust. क्योंकि जो ऑरेंज कलर की रस्ट होती है, क्योंकि इसमें जो रस्ट है वो ऑरेंज कलरेशन हो जाती है। That's next is strip rust, that is also known as a yellow rust, and third one is a stem rust, that is known as a black rust, or it is one of the most dangerous rust. और ये ज़्यादातर जो हमारी जो स्टेम रस्ट है ये ज़्यादातर आपके साउथर्न रीजन, जो हमारा इंडिया का साउथर्न रीजन है, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका उस रीजन में, और महाराष्ट्र
महाराष्ट्र गुजरात में भी बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस है। लेकिन जो आपकी जो लीफ रस्ट है, जेट इस ऑरेंज रस्ट, ये आपको हिली एरिया में और प्लेन एरिया दोनों में देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपकी जो स्ट्रिप रस्ट है, इसको हम एज अ लेट रस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन सबसे लास्ट में होती है। और जो हमारी जो स्टेम रस्ट है, इसको हम अर्ली रस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो इन्फेस्टेशन है सबसे पहले होती है। और स्टेम रस्ट की जो इन्फेस्टेशन सबसे पहले हिली एरियाज के अंदर देखने को मिलती है, और हिली एरियाज के बाद धीरे धीरे इंडिया के जो बाकी पार्ट्स हैं वहाँ पर ये क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। So first we talk about the brown rust, that is known as a Puccinia racondata. डिजीज सिम्टम, सबसे पहले हम इसके डिजीज सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या डिजीज सिम्टम है, इसके क्या लक्षण है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, और आपने डिजीज सिम्टम को अच्छे से देख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। इवन जो हमारे जो एएफओ के एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारा जो नाबार्ड का एग्ज़ाम है, जो हमारा ये आरआरबी एसओ का एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग लेवल के जो एग्रीकल्चर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमें डिजीज सिम्टम लिखा आ जाता है। उसके बाद हमसे पूछते हैं कि कौन से ये जो डिजीज सिम्टम किसको बिलोंग करता है, ये ब्राउन रस्ट को बिलोंग करता है, ये येलो को बिलोंग करता है, या फिर ब्लैक को बिलोंग करता है। और आपको पता है कि जनवरी के अंदर अक्सर आपका एएफओ का मेंस एग्ज़ाम होता है, और आरआरबी एसओ का एग्ज़ाम हो चुका है, और फ्यूचर के अंदर भी आपके काफ़ी बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सो डिजीज सिम्टम्स को आप अच्छे से पढ़ लेना, और इनके जो जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से आप अच्छे से याद रख लेना। सो द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द सिम्टम इज ऑन द अपर लीफ प्लेट। जो हमारे जो अपर लीव्स है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इनके जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हाउएवर द शीथ, ग्लूम्स एंड द ऑन्स में occupationally becomes the infestation and exhibit the symptoms। लेकिन जो हमारे जो शीत होती है, जो हमारे जो ग्लूम्स होते हैं, वहाँ पर इसकी जो इन्फेस्टेशन अक्सर देखने को मिलती है। जो इसके जो पस्टल्स होते हैं, दैट्स आर द सर्कुलर शेप, यानी कि जो इसके जो पस्टल्स होते हैं, यानी कि जो इसके जो स्पोर्स होते हैं, वो सर्कुलर शेप के होते हैं और स्लाइटली एलिप्टिकल, थोड़े एलिप्टिकल शेप्स के होते हैं। एंड स्मॉलर देन द स्टेम रस्ट, यानी कि जो ब्लैक रस्ट से थोड़े से स्मॉलर होते हैं, जो कि जिसको हम स्टेम रस्ट भी कहते हैं। यानी कि जो ब्राउन रस्ट है, उसके जो स्पोर्स है एज कम्पेयर टू द ब्लैक रस्ट, ये थोड़े से छोटे होते हैं। एंड यूजली डोंट कोलैप्स, ये कोलैप्स नहीं कर पाती है, हमेशा अलग अलग रहती है, यानी कि इनके जो स्पोर्स है अलग अलग रहते हैं। लेकिन स्टेम रस्ट के अंदर क्या होता है कि वो कोलैप्स कर जाते हैं। एंड कंटेन द मासेस ऑफ द ऑरेंज टू द ऑरेंज ब्राउन इरिडियोस्पोर्स। इनके अंदर क्या होता है, ऑरेंज ब्राउन इरिडियोस्पोर्स होती है, यानी कि जो ऑरेंज बोन इनके जो इरिडियोस्पोर्स है कौन सी शेप में हो जाते हैं, ऑरेंज या ऑरेंज ब्राउन शेप के अंदर हो जाती है, इसीलिए इनको उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउन रस्ट। सो इससे आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी कि किस तरह ये देखो, ये इन्फेस्टेशन हो चुकी है। ये जो लीफ है ये आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही होगी, ऑरेंज येलो कलरेशन दिखाई दे रही है। सो दिस इज द सिम्टम ऑफ द ब्राउन रस्ट। ठीक है जी। सो इसकी इसको कैसी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन चाहिए। द डिजीज इन्फेस्टेशन प्लान ड्यूरिंग ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी, इसको थोड़ी हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। नॉट नेसेसरी रेन नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपकी इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी 85 टू 95 की अगर रेंज में जा चुकी है, जो कि अक्सर आपको जब विंटर सीजन चल रहा होता है स्पेशली देखने को मिलती है, यानी कि जब आपकी जो एयर ह्यूमिडिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है, यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी मॉइस्चर में इतना ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हो चुकी है, तब इसकी इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसकी जो रिप्रोडक्शन लेवल है, इसकी जो स्प्रेड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसको कूल टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, यानी कि इसको जो टेम्परेचर चाहिए इन्फेस्टेशन के लिए वो मॉडरेट चाहिए। ये जो मॉडरेट टेम्परेचर अक्सर हिली एरिया के अंदर इसको 12 मंथ्स के अंदर अक्सर 12 मंथ 365 डे के अंदर मिलते रहते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया के बारे में जब बात करें, नॉर्थ इंडिया के अंदर जब ये वाला टेम्परेचर इसको स्पेशली विंटर सीजन में ही मिलेगा। इसलिए जो ये ब्राउन डस्ट है ये हमारी नॉर्थ इंडियन के जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, इन रीजन के अंदर जो ये डिजीज ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी दिसंबर जनवरी के अंदर। लेकिन जब हम हिली एरिया के बारे में बात करते हैं, हिली एरिया के अंदर आपको जून जुलाई में भी देखने को मिल सकती है, सितंबर अक्टूबर में भी देखने को मिल सकती है। सो एरिया टू एरिया वाइज इसकी जो स्प्रेडेशन लेवल अलग अलग होती है। देन नाउ वी टॉक अबाउट द सर्वाइवल एंड द सेपरेट, यानी कि ये किस तरह ये जो पैथोजन अपने आप को सर्वाइव करता है। तो स्टूडेंट ये ज़्यादातर अपना जो पैथोजन ये हिली एरिया में अपने आप को सर्वाइव करता है। पैथोजन ओवर समर इन लो एंड माइल्ड एटीट्यूड्स ऑफ द हिमालयस एंड द नीलगिरी, ये ज़्यादातर जो हमारे हिमालय और नीलगिरी के जो हमारे लो टेम्परेचर यानी कि मिड एटीट्यूड्स वाले जो एरिया वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करता है। द प्राइमरी इन्फेक्शन डेवलप फ्रॉम द विंड डिपॉजिट इरिडियोस्पोर, जो हमारे जो इरिडियोस्पोर होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते हैं इन द ईस्टर्न इंडो गंगेटिक प्लेन्स। जो हमारे जो ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स है, यानी कि जो ईस्ट जो हमारा ईस्टर्न रीजन है, यानी कि जो हमारा जो ये इंडिया का
जो हमारे जो इंडिया का जो ये ईस्टर्न गंगेटिक प्लेन्स है, यहाँ पे मिडल जनवरी के अंदर ये स्प्रेड होकर धीरे धीरे अपने मतलब मार्च की तरफ यहाँ पे स्प्रेड होने शुरू हो जाती है। और इसका एक अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट भी, डेट इज थैलीट्राइकम, यानी कि जब इसको वीट प्लांट नहीं मिलेगा तो वीट प्लांट की जब एब्सेस के अंदर इसको एक प्लांट के अंदर सर्वाइव करना पड़ेगा। सो वो इसका जो सर्वाइवल जो होस्ट होता है वो कौन होता है? थैलीट्राइकम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अक्सर हमारे जो स्टेट्स लेवल एग्जाम के अंदर, अगर आप एडी और डबल एग्जाम्स की बात करें तो अक्सर अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को अगर आप देखोगे तो अक्सर आपको ये क्वेश्चन जरूर आता है कि जो हमारा ब्राउन रस्ट है उसका अल्टरनेटिव होस्ट प्लांट कौन सा है। तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा? थैलीट्राइकम। So, इसको आप अच्छे से जरूर नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एएफओ किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, जिस कंपटीशन एग्जाम में आपकी एग्रोनॉम जो भी एग्रीकल्चर आता है वहाँ पर ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। यानी कि ऐसा मतलब कि हर 10 में से 5 एग्जाम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और जितने भी आपके स्टेट्स लेवल की एमएससी एंट्रेंस लेवल के एग्जाम है वहाँ पर तो ये क्वेश्चन एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे एग्जामिनर्स का। सो इसको आप जरूर अच्छे से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो अक्सर एग्जामिनर हमसे पूछता है। ठीक है, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे जो मेरिट लिस्ट के अंदर हमारे नंबर को बढ़ा भी सकता है और अच्छे हमारा रैंक दिलवा सकता है। नाउ वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, क्योंकि चलो अभी तक तो हमने इस प्लांट के पैथोजन के बारे में बात करी, इसके बिहेवियर को जाना, इसके स्प्रेड को जाना। अब हम जानेंगे इसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल बहुत मस्ट है, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो कंट्रोल करने जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे जो ईजिएस्ट पॉइंट, दैट इज रेजिस्टेंट वैरायटी, कि आप रेजिस्टेंट वैरायटी ग्रो कीजिए। सो ग्रो द रेजिस्टेंट वैरायटी लाइक सोनालिका, NP700, NP800 और लर्मा रोजा एंड सफ़ेद लर्मा। जो लर्मा रोजा और सफ़ेद लर्मा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ अगेंस्ट ब्राउन रस्ट। सो अक्सर ये कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी लर्मा रोजा, सफ़ेद लर्मा, छोटी लर्मा, ये जो वैरायटीज़ है किसके लिए स्पेशली यूज़ होती हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर आईसीआर के जो हमारे जो आईसीआर के जितने भी जो स्पेशली एमएससी एंटर के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपको जेआरएफ एग्ज़ाम है चाहे कि एसआरएफ एग्ज़ाम, अक्सर ये वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखोगे तो अक्सर ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को अक्सर मिलेगा। अगर आप इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेआरएफ की, एसआरएफ की, तो आप इस पॉइंट को जरूर अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है। So 3/4 of the relative 3/4, that is RH124, and indole product is very specific to the brown rust spray, the diethiocarboate। So अगर आप केमिकल कंट्रोल के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो केमिकल है, जो इंडोफिल का जो प्रोडक्ट है, डेट इज, तब आप डायथियोकार्बेट्स को स्प्रे कर सकते हैं। डायथियोकार्बेट्स की जो केमिकल, डेट इज जिनेट एट द रेट 0.25% और मैनकोजेब, डेट इज 0.25%। जो इनके जो केमिकल्स के नेम्स हैं, हालांकि जो इनका प्रोडक्ट्स नेम है, जो इनका ट्रेड नेम है, अलग अलग, हर कंपनी का अलग अलग ट्रेड नेम होता है, लेकिन जो हमारा जो केमिकल होता है ये केमिकल सभी में सेम होता है। आप सीड ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। सीड ड्रेसिंग विद द प्लांट वैक्स विद 0.1% सॉल्यूशन फॉलो बाय द टू स्प्रे ऑफ द सेम सॉल्यूशन। सो ये अच्छे से, ये सबसे बेस्ट कंट्रोल मेजर है कि आप सबसे पहले सीड को अच्छे से ट्रीट कीजिए ताकि आप प्लांट के अंदर रेजिस्टिविटी डेवलप कर पाए। और उसके बाद आपने जब ये पैथोजन है जो इसको स्प्रेड लेवल होता है, यानी कि इस पैथोजन के स्प्रेड होने से पहले आपने इन दोनों की क्या करनी है? स्प्रे करनी है। यानी कि ये केमिकल्स की आपने क्या करनी है? स्प्रे करनी है। तो ये स्प्रे, हर कंपनी का अलग अलग प्रोडक्ट होता है। ये बायर कंपनी भी अपना अलग बनाती है, सनजेंटा भी अलग बनाती है, बेसअप का अलग प्रोडक्ट है, यानी कि हर किसी का ट्रेड नेम अलग अलग ट्रेड नेम के नाम से जाना जाता है, लेकिन सभी के अंदर जो केमिकल है वो क्या होता है? सेम होता है। Now we talk about the second rust, that is strip rust, or also known as the yellow rust, और इसका जो causal organism है that is Puccinia streptovirus, and it is one of the most important pathogen। और इसको स्पेशली जो हमारे जो नॉर्थर्न रीजन है, जो हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पर ये पैथोजन बहुत ज़्यादा स्प्रेड करता है। ब्राउन रस्ट के बाद अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजन है वो है येलो रस्ट, और इसका हिली एरिया में काफ़ी अच्छी जो प्रिवेलेंस है। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसकी कुछ डिजीज सिम्टम्स के बारे में। इसके थोड़े डिजीज सिम्टम्स हैं थोड़े से अलग है। मेनली अक्कर ऑन द लीव्स देन द लीव्स, ये ज़्यादातर आपको लीव्स के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड देन द लीव शीथ और द स्टेम। जैसे ब्लैक रस्ट स्टेम के अंदर देखने को मिलती है, ब्राउन रस्ट आपको लीव शीथ के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन जो हमारी जो येलो रस्ट वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लीव्स के अंदर देखने को मिलेगी। द ब्राइट येलो पस्टल्स अपीयर ऑन द लीव्स एट द अर्ली स्टेज ऑफ द क्रॉप्स, आपको येलो पस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे जब हमारी क्रॉप अर्ली स्टेजेस के अंदर होगी। देन पस्टल्स आर अरेंज इन द लीनियर अरेंजमेंट। इस रस्ट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो पस्टल्स होते हैं, जो हमारे जो स्पोर्स होते हैं, वो अपने आप को लीनियर अरेंजमेंट इस तरह अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, यानी कि काफ़ी पास पास होते हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन ब्राउन रस्ट के अंदर क्या होते हैं? वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है जी।
सो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रिप और द येलो टू ऑरेंज येलो। इनका जो कलर होता है येलो टू ऑरेंज कलर होता है, जबकि इनका जो टेलीलियो स्पोर है, जो कि इनका जो रेस्टिंग स्पोर होता है रस्ट का, आर आल्सो अरेंज इन द लॉन्ग स्ट्रिप्स एंड अ डल ब्लैक इन कलर। जो हमारा जो टीलियो स्पोर होता है वो तो ब्लैक कलर में होता है, लेकिन जो हमारा जो स्ट्रिप रस्ट है वो हमारा किसके अंदर होता है, येलो टू ऑरेंज कलर होता है। अक्सर ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो येलो स्पोर का जो टीलियो स्पोर होता है वो कौन से कलर का होता है, वो ज़्यादातर कौन से कलर का होता है, डल ब्लैक कलर के अंदर होता है। ये हमारा जो टीलियो स्पोर होता है ये क्या होता है, रेस्टिंग स्पोर होता है। ये ज़्यादातर आपको हिली एरिया के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। द पस्टल ऑफ द strip rust which include the yellow to orange yellow radiospores usually form the narrow strip on the leaves। ये क्या करते हैं, लीव्स के अंदर नैरो स्ट्रिप्स फॉर्मेशन करते हैं। द पस्टल्स कैन आल्सो बी फाउंड ऑन द लीफ शीथ, नेक्स और द ग्लूम्स। जो आपको ये येलो पस्टल्स है ये आपको लीफ शीथ में भी देखने को मिलेंगे, नेक्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे और आपको ग्लूम्स के अंदर भी देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ द येलो रस्ट। देखिए यहाँ पर आप देखो कि ये येलो रस्ट की ये इसकी जो इमेज है, यहाँ पे ये जो लीफ है इसको थोड़ा इन्होंने ये किया हुआ है, थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा स्कैन किया हुआ है थोड़ा। देखो यहाँ पे आपको देखो ये पस्टल दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको देखो ध्यान से अगर आप माइक्रोस्कोपी देखो तो ये सभी पस्टल्स, ये सभी राइस पस्टल्स हैं और काफ़ी पास पास है। जबकि ब्राउन रस्ट के अंदर आपने देखा था कि जो आपके पस्टल से काफ़ी थोड़े थोड़े दूर थे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस था, लेकिन इनके अंदर जो पस्टल्स है बिल्कुल साथ साथ होंगे, यानी कि एक लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। Then now we talk about the second point, that is the survival or the spread। ये किस तरह अपने आप को सर्वाइव कर स्प्रेड करते हैं। द इनोकुलम सर्वाइव इन द फॉर्म ऑफ द ओरिडियोस्पोर। जो हमारा जो इनोकुलम होता है ये अपने आप को ओरिडियोस्पोर के अंदर क्या करता है, सर्वाइव करता है। इन द नॉर्थर्न हिल्स रीजन ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, यानी कि जब ऑफ सीजन होता है, जब ओरिडियोस्पोर और टीलोस्पोर की फॉर्म में अपने आप को सर्वाइव करता है, जो कि सेल्फ सोन क्रॉप होती है वहाँ पर, और जो उनके जो वॉलंटियर होस्ट होते हैं, विच प्रोवाइड द एक्सेलेंट सोर्स ऑफ द इनोकुलेशन एंड द प्राइमरी स्प्रेड थ्रू द ओरिडियोस्पोर थ्रू द हिल्स। यानी कि जो हिली एरियाज के अंदर इसको स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। और फेवरेबल कंडीशन के बारे में बात करें, जो डिजीज ज़्यादातर जब टेम्परेचर 10 to 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ये अक्सर इसके लिए सबसे फेवरेट माना जाता है। और ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें, हाई ह्यूमिडिटी, जो कि इसके लिए 85 to 90% जो इसकी जो ह्यूमिडिटी अच्छी मानी जाती है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो इसकी स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन वाई नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनेजमेंट इसके किस तरह कर सकते हैं आप। सो मैनेजमेंट के अंदर आप रेसिस्टेंट वैरायटी ग्रोन कर सकते हो, लाइक लर्मा रोजा, सफ़ेद लर्मा, सोनालिका, छोटी लर्मा, और आप हमारा स्प्रेड प्लेंटाविक 0.1% सोल्यूशन को भी स्प्रे कर सकते हो। और जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है वो आप ब्राउन रस्ट वाला सेम फॉलो कर सकते हो। और आपने क्या करना है, जितने भी आपके वीड होस्ट है उनको क्या करना है, रिमूव करना, डिस्ट्रक्ट करना, ताकि कोई भी अल्टरनेटिव होस्ट इसका ना रह सके। सो आपने क्या करना है, जितने भी इसके अल्टरनेटिव होस्ट है उन सभी को आपने क्या करना है, खत्म करना है। यानी कि जितने भी इसके वीड स्पीसीज हैं, जितने भी प्लांट्स हैं जहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे उनको आप क्या करना है, उसको आपने खत्म जरूर करना है। Then now we talk about the third rust, that is a black rust, and black rust is the one of the most important। सो डिजीज इनके बार बार के जो ब्लैक रस्ट होती है, जो कि जिसको हम स्टेम रस्ट भी कह देते हैं, इसे किसकी वजह से होती है, ये पुसीनिया ग्रामिनिस्टिटी की वजह से होती है। इसके जो डिजीज सिम्टम क्या क्या है, तो सिम्टम आर द प्रोड्यूस ऑन द ऑलमोस्ट एरियल पार्ट। जितने भी हमारे जो एरियल पार्ट्स होते हैं वीट के सभी अंदर होते हैं, बस सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखनी है आपको, स्टेम में, लीफ के अंदर, अपर और लोअर लीफ के अंदर देखने को मिलेंगी। जो इसके जो पस्टल्स होते हैं वो आपके अगर डार्क रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, ये आपको लीव्स के दोनों सरफेस, ये लीफ के ऊपर भी देखने को मिलेंगे, लीफ के नीचे भी देखने को आपको मिलेंगे। और जो इसके जो पस्टल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूजली स्प्रेड कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा इसकी हैवी इन्फेस्टेशन होती है। और पस्टल फॉर्मेशन से पहले ये क्या करते हैं, इनकी एक फ्लैग फॉर्मेशन होती है, यानी कि बिफोर द जो उसके स्पोर्ट्स के मासेस को एपिडेमिस होने से पहले ये क्या करते हैं, जो इनकी जो इन्फेस्टेशन है ये काफ़ी रफ स्ट्रक्चर बना देते हैं। यानी कि इनकी जो इन्फेस्टेशन है बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक होती है। एज द स्पोर मासेस ब्रेक थ्रू द सरफेस टिश्यू टेक ऑन द रैक एंड फॉर्म द एपिडर्म। ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे सरफेस टिश्यू उसको रैक कर देते, बिल्कुल खत्म कर देते, बहुत ज़्यादा हार्मफुली उसको क्या करते हैं, लीफ सरफेस को डैमेज करते हैं। देन नाउ वी टॉक अबाउट द सर्वाइवल एंड द स्प्रेड, यानी कि जो अपने किस तरह अपने को सर्वाइव कर सकता है, बोथ द सर्वाइवल ऑन द स्टबल्स एंड द वॉलंटियर प्लांट। ये अक्सर स्टबल्स के अंदर, वॉलंटियर प्लांट्स के अंदर स्प्रे करता है। और इसका जो अल्टरनेटिव होस्ट है वो क्या, इसका बैरबेरिस प्लांट। जो बैरबेरिस प्लांट्स जो अक्सर आपको हिली रीजन्स के अंदर ग्रोन होते हैं, ये ज़्यादातर एक वाइल्ड प्लांट है, ये ज़्यादातर इसको हम ग्रोन नहीं करते हैं, एक वाइल्ड एक बुश प्लांट, एक बुशी प्लांट है जो कि काफ़ी वाइल्डली ग्रोन होता है हमारे हिली रीजन्स के अंदर। वहाँ पर इसका ये जो पैथोजन है उसको क्या करता है, अपने आप को सर्वाइव करता है। एंड प्राइमरी स्प्रेड थ्रू द रेडियोस्पोर्स। इसकी जो प्राइमरी स्प्रेडेशन है वो कहाँ से होता है, रेडियोस्पोर्स होते हैं। जबकि इसकी जो इसकी सेकेंडरी स्प्रेड है वो किसकी वजह से होती है, वो इसकी टीलियोस्पोर्स से वजह से होती है। वो किसकी वजह से होती है, टीलियोस्पोर्स की वजह से होती है।
अब हम बात करेंगे इसकी फेवरेबल कंडीशंस के लिए। इसके लिए जो मॉइस्चर और टेम्परेचर, मॉइस्चर जो कंटेंट है वो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें वो 75 to 85 जो इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और जो टेम्परेचर के बारे में बात करें तो अबव द 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए सबसे फेवरेबल माना जाता है। सो यहाँ पर आप देखोगे, ये यहाँ पर आपको एक अच्छा, बहुत अच्छा देखेंगे कि आपको स्टेम रस्ट और लीफ रस्ट को आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये जो आप देखो यहाँ पर ये स्टेम का किस तरह से स्टेम को इन्फेक्ट किया, देखो स्टेम के अंदर किस तरह इन्होंने पूरा टोटली डैमेज कर चुका है। और एक सबसे बड़ी बात, जो हमारी जो ब्लैक रस्ट है इसकी सबसे ज़्यादा इन्फेस्टेशन कहाँ पे देखने को मिलती है, स्टेम के अंदर देखने को मिलती है। जबकि हमारी जो ब्राउन रस्ट है, येलो रस्ट है, इसकी जो इन्फेस्टेशन है याद आपको लीव्स के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप देखो कि जो लो लीव्स यहाँ पर आपको देखो इस लीफ के अंदर आपको लीफ रस्ट भी देखने को मिल रही है, यानी कि ब्राउन रस्ट भी देखने को मिल रही है, और आपको स्टेम रस्ट देखने को मिल रही है। जो स्टेम रस्ट यहाँ पर देखो वो इसके जो स्पोर्स है काफ़ी साथ साथ जुड़े हुए हैं। साथ साथ जुड़ने के कारण जो इसकी जो इन्फेस्टेशन है काफ़ी ज़्यादा लीफ के ऊपर घेरी हुई है। लेकिन जो लीफ रस्ट के जो ब्राउन रस्ट के जो स्पोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड, जैसे ये वाला स्पोर लीफ रस्ट का, ये वाला स्पोर लीफ रस्ट का, यानी कि जो लीफ रस्ट जो हमारी जो ब्राउन स्प्रेड होती है ये काफ़ी मतलब स्कैटर होती है। ये इसके कभी भी जो इसके स्पोर्स होते हैं कभी पास पास नहीं होते, अपने अपने एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। जबकि ये येलो रस्ट के अंदर, ब्लैक रस्ट के अंदर जो हमारे जो स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं। सो यहाँ पे आपको इस सिम्टम के अंदर आपको अच्छे से आपको देखने को क्या करेंगी, मिलेंगी। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरह आप इसकी मैनेजमेंट कर सकते हो। आपने क्या करना है, इरेडिकेशन ऑफ द सेल्फ सोन, वीड सोन एंड द वीड हो। जितने भी आपके जो वीड होस्ट है उनको, जितने भी आपके वीड प्लांट्स हैं उनको आपने खत्म कर देना है। और जितने भी सेल्फ सोन जो वीड क्रो प्लांट्स है, सेल्फ सोन वीड प्लांट्स जो हमारे प्रीवियस सीजन के जो वीड्स के जो सीड्स जो हमारे फील्ड के अंदर रह जाते हैं, अक्सर वो हमेशा जो इन्फेस्टेशन फैलाने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। आपको उनको क्या करना है, इरेडिकेशन करना है, बिल्कुल आपने क्या करना है, उनको खत्म करना है। द नेक्स्ट इज एडजस्ट द टाइम ऑफ सोइंग। आपने टाइम ऑफ सोइंग को एडजस्ट करना है, क्योंकि आपने सोइंग, क्योंकि सोइंग एक बहुत बड़ा बिग रोल प्ले करना है। क्योंकि अक्सर जब हम लेट सोइंग करते हैं वीट की, तब इसकी जो इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे जो वीट का जो सोइंग पीरियड है वो ज़्यादातर नवंबर के अंदर होता है, अक्टूबर एंड ऑफ द अक्टूबर से लेके मतलब स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर इसके लिए सबसे बेस्ट माने आते हैं। लेकिन अगर आपकी सोइंग एंड ऑफ द नवंबर तक जा चुकी है, दिसंबर तक कर रहे हो, तो इसकी जो इन्फेस्टेशन काफ़ी देखने को मिलेगी। सो आप इसके लिए क्या करोगे, अर्ली सोइंग करने की कोशिश कीजिए। आप रेजिस्टेंट वैरायटी गोनोन की जैसे कल्याण सोना, सोनालिका, छोटी लरमा, लरमा रोजा और सफ़ेद, आप लरमा NP 700 और LP 800 को भी ग्रोन कर सकते हो। और आपने लेट सोइंग को अवॉइड करना है, यानी कि आपने दिसंबर के अंदर वीट की सोइंग नहीं करनी, क्योंकि जब हम दिसंबर तक सोइंग ले जाते हैं, वैसे दिसंबर तक की सोइंग ले जाने के काफ़ी रीज़न होते हैं। जब हमारे जो फार्मर्स है जब कॉटन क्रॉप को ग्रोन करते हैं तो अक्सर जो उनकी कॉटन की क्रॉप काफ़ी लंबी चलती है, स्पेशली जो हमारे ओल्ड वैरायटीज़, क्योंकि अब तो जो वैरायटीज़ आ रही हैं कॉटन की वो तो शॉर्ट ड्यूरेशन की है। लेकिन जो पुरानी जो इंडियन जो हमारी जो पुरानी जो वैरायटीज़ वो थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की होती थी। सो उनकी जो जो हार्वेस्टिंग है वो नवंबर तक चलती है। सो उसके कारण जो हमारी जो वीट की सोइंग है वो थोड़ी सी लेट हो जाती है। सो उसके कारण अक्सर हमें लेट सोइंग करते हैं। सो अक्सर लेट सोइंग के अंदर जो हमारी जो ये रस्ट है, येलो रस्ट अक्सर देखने को, ज़्यादातर येलो रस्ट हो गया, ब्राउन रस्ट हो गया, ब्लैक रस्ट हो गया, अक्सर देखने को मिलती है। और ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस एप्लीकेशन ऑफ द नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। आपने नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो एप्लीकेशन है वो बैलेंस में करनी है। अगर आपने नाइट्रोजन की जो फर्टिलाइजर की अगर आपने जो एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा करी तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट के अंदर सक्कुलेंसी लेवल है वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा जो प्लांट है वो पैथोजन के ज़्यादा ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाता है। अगर आपने अपने प्लांट्स को पैथोजन के खिलाफ रेजिस्टेंट बढ़ाना तो अक्सर हमारी जो रिकमेंडेशन होती है वो क्या होती है, पोटाशियम की स्प्रे करें। क्योंकि जो हमारा जो पोटाशियम होता है वो प्लांट्स के अंदर डिजीज रेजिस्टेंट लेके आता है। लेकिन जो हमारा जो नाइट्रोजन है वो डिजीज के रिलेटेड ससेप्टेंसन लेके को आता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, और अक्सर हमारे, अगर आप, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की जो एप्लीकेशंस का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारा अगर यूज़ होता है तो सबसे ज़्यादा पुंडीचेरी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करें सबसे ज़्यादा वहाँ पर यूज़ होता है। अगर हम सीड ड्रेसिंग के बाद का प्लांट वैक्स की आपसे सीड ड्रेसिंग कर सकते हो, उसके बाद आप केमिकल्स की भी स्प्रे कर सकते हो। सो इट इज़ अ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं जो ये जो मैनेजमेंट है तीनों रस्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली सेम से होती है। नाउ वी टॉक अबाउट द सीड डिजीज ऑफ द वीट। ये हमारे एक सीड डिजीज है जिसको हम लूज स्मथ के नाम से जाते हैं। इसको इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म वो है उसकी लैगोन्यूडा टिटिकी। इसके हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। द सिम्टम्स आर द एविडेंट ओनली एट द टाइम ऑफ द इमरजेंस ऑफ द पेनिकल फ्रॉम द बूट सीड।
ये लूज स्मथ है, बहुत ही एक खतरनाक डिजीज है। क्योंकि खतरनाक इसको मैंने क्यों कहा, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स है, आपको जब ये हमारा जो प्लांट रिप्रोडक्शन स्टेज में पहुंचेगा, यानी कि जब इसकी जो बूटिंग स्टेज आएगी, तभी आपको, यानी कि जब इसकी पैनिकल इन्फॉर्मेशन, जो पैनिकल जब इसका निकलेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी फील्ड के अंदर लूज स्मथ आ चुकी है। वैसे तो ये जो डिजीज है जब हमारा सीड के अंदर होती है, लेकिन जब तक जो हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन स्टेज में नहीं आता, तब तक आपका इसको एक भी सिम्टम आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि जब हमारा जब प्लांट वेजिटेशन स्टेज में होता है, तब इसका एक भी सिम्टम नहीं दिखाई देता है। यानी कि हम अपने प्लांट को नहीं पहचान सकते कि आपकी फील्ड के अंदर लूज स्मथ है या नहीं है। all the spikelets in the all the spikelets in the panicle transfer in the mass of the black powdery moss, यानी कि जितने भी हमारे जो स्पाइकलेट्स है वो क्या होता है, ब्लैक पाउडरी मास के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ये हमारा जब जब तक हमारा प्लांट इस स्टेज के अंदर, ये हमारे प्लांट की रिप्रोडक्शन स्टेज है, और ये हमारा वीट का स्पाइकलेट है। देखो वीट का स्पाइकलेट टोटली ब्लैक कलर से ब्लैक मास के अंदर चेंज हो चुका है। ये हमारा एक नॉर्मल वीट का जो स्पाइकलेट है, लेकिन जो ये वाले जो स्पाइकलेट्स, ये क्या डिजीज इन्फेक्टेड स्पाइकलेट्स है। यानी कि ये क्या, ये जो स्टेज है, यहाँ पर आपको ये सिम्टम सिर्फ यहाँ दिखाई देगा। लीफ के अंदर इसका कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता, स्टेम के अंदर इसका कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता, और इवन रूट के अंदर तो कोई इसका मिन्यूट सा भी सिम्टम कभी दिखाई नहीं देगा। यानी कि इसका जो सिम्टम है कहाँ दिखाई देगा आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको जो आपकी जो पेनिकल, वहाँ पर आपको दिखाई, पेनिकल आपको स्पाइकलेट में दिखाई देगा होगा। द इन्फेस्टेशन पैनिकल अमर्स 2 day अर्लियर देन द हेल्थ स्टेज। जो हमारा जो इन्फेक्टेड जो पैनिकल होगा, वो 2 या 3 दिन पहले इमरजेंस होगा। यानी कि जो ये वाली आपको जो स्पाइकलेट्स है, ये 2 या 3, ये यहाँ पर देखोगे, ये आपकी हेल्थी स्पाइकलेट है और ये आपकी डिजीज इन्फेक्शन स्पाइकलेट है। जो आपकी जो डिजीज स्पाइकलेट है, ये आपके 2 या 3 दिन है, और इवन 4 दिन पहले भी आपको दिखाई दे देगी। यानी कि आपको पता लग जाएगा कि आपका ये वाला जो प्लांट जो थोड़ा अर्ली ग्रोन हो रहा है बाकियों से। अगर मान लो आपके जो प्लांट है, सभी प्लांट्स आपके फॉर एग्जांपल जनवरी के एंड के अंदर रिप्रोडक्शन स्टेज में आ रहे हैं, लेकिन जो आपका लूज स्मथ इन्फेक्टेड प्लांट होगा, वो आपका 20th ऑफ द जनवरी 18th ऑफ द जनवरी के अंदर ही आपको दिखाई दे देगा। सो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि ये वाला जो प्लांट है जो थोड़ा अर्ली रिप्रोडक्शन स्टेज में जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका लूज स्मथ से इन्फेक्टेड है। दिस थिन द इन्फेक्शन 2 day earlier and the spores are the covered with a silvery membrane। जो हमारे जो स्पोर्स हैं वो सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। दिस थिन मेम्ब्रेन गेट्स रप्चर एंड एक्सपोजिंग द मासेस ऑफ द ब्लैक स्पोर्स। यानी कि जो ये थिन एक मेम्ब्रेन से कवर होती है, यानी कि जो हमारे जो स्पोर्स एक बहुत ही थिन मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, लेकिन जैसे स्टेज में आती है जो ये स्पोर्स है, जो यानी कि जो ये आपकी ये मेम्ब्रेन ये ब्रस्ट कर जाती है, जैसे ब्रस्ट की जाए, फिर उसके बाद ये ब्लैक स्पोर्स है, जैसे ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्पोर्स ब्रस्ट होने के बाद फिर ये जो स्पोर्स है स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होने के बाद सिर्फ ये चीज़ रह जाती है लास्ट में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये, क्योंकि सिर्फ ये एक ब्लैक पाउडर मास होता है, जैसे हवा चलती है, ये सारा पाउडर मास स्प्रेड कर जाता है फील्ड के अंदर, और धीरे धीरे प्लांट्स को क्या करता है, इम्पैक्ट कर देता है। लेकिन ये भी सुनने वाली बात है, साथ के साथ इम्पैक्ट नहीं करता। यानी कि जैसे पाउडर मास किसी दूसरे प्लांट के अंदर पहुंचा, तो वो उस प्लांट के अंदर जब हम उसी सीड को हम दोबारा से सोन करेंगे, क्योंकि वो भी तो प्लांट अपने रिप्रोडक्शन स्टेज में है ना, उसी प्लांट के अंदर अभी सीड बन रहे हैं, तो जैसे ये स्पोर्स हैं उस सीड के ऊपर जाएंगे, तो उस सीड, वो भी सीड क्या होता है, लूज स्मथ को डेवलप करना शुरू कर जाता है। लेकिन ये लूज स्मथ की जो सिम्टम है उस प्लांट के अंदर नेक्स्ट सीजन के अंदर आपको दिखाई देंगे। अब हम बात करें जो इसकी द स्पोर्स आर द इजीली ब्लोन एंड द विंड ब्लोन। ये विंड्स के हेल्प से बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं, ब्लो कर जाते हैं। एंड लिविंग द बेयर रेंचेस। सो लास्ट में सिर्फ ये बेयर रेंचेस ही रह जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसके सर्वाइवल और स्प्रेड की। द डिजीज इज इंटरनली सीड बोर्न। ये क्या इंटरनली सीड बोन्स है, ये बहुत अच्छी पढ़ने वाली बात है। अक्सर एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। सो लूज स्मथ इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वन ऑफ द रेयर डिजीज दैट इज इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। जितनी भी हमारी जो बाकी डिजीज होती है वो ज़्यादा एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज होती है। यानी कि इंटरनली का मतलब होता है जो सीड के अंदर जाके इन्फेक्शन करे, यानी कि जो इंटरनली सीड को इम्पैक्ट करे। एक्सटर्नली का मतलब जो सीड को बाहर से इम्पैक्ट कर रही है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंटरनल सीड बोर्न डिजीज। और अक्सर एग्जाम के अंदर, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल सीड बोर्न डिजीज। तो उसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, आपका लूज स्मथ। वेयर द पैथोजन इफेक्ट द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। क्योंकि इसके अंदर जो हमारा जो पैथोजन है जो हमारे सीड के एम्ब्रियो को इन्फेक्ट करता है। द प्राइमरी इन्फेक्शन ऑकर्स बाय द सोइंग ऑफ द इन्फेक्टेड सीड। जो हमारा इन्फेक्टेड सीड के थ्रू होता है, और इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन जो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी टेम्परेचर है। एंड इन्फेक्शन इज फेवर बाय द कूल एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके लिए थोड़ा कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट इसको क्या होता है, चाहिए होता है। अब हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट की, कि हम इसकी थोड़ी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, अप्रूव द डिस्ट्रॉय एंड इन्फेस्टेड प्लांट बिफोर द कवर ऑफ द स्मथिड हेड ब्रेक, सो दिस स्पॉट कैन नॉट बी स्प्रेड इनटू द एयर। आपने क्या करना है,
जो डिजीज प्लांट है उसको आपने अपलोड कर लेना है। एंड यूज़ द डिजीज फ्री सीड, आपने डिजीज फ्री सीड को यूज़ करना है। एंड डोंट सो द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द डिजीज फील्ड, कभी भी आपने डिजीज जो भी हमारे जो डिजीज फील्ड उसको कभी से कलेक्ट नहीं करना है। और आपने ससेप्टिबल डिजीज फील्ड फील्ड नाइबरिंग डिजीज फील्ड अब अच्छे से उसको आपने इसको सर्वाइवल करना है। एंड यूज़ द डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी, आपने डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी को ग्रोन करना है। यानी कि सो द वैरायटी डेट रेसिस्ट द लूज स्पन, डेट इज पिचेक 62, अन्नपूर्णा 63, अन्नपूर्णा 4, वीके 1204। एंड यूज ऑफ द केमिकल पेस्टिसाइड, आपने कुछ केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करना है। डेट इज ट्रीट द बीट सीड विद द सिस्टमेटिक फंजीसाइड कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन की आपने स्प्रे करनी है एट द रेट ऑफ द 3 ग्राम। आपने कार्बेंडाजिम की स्प्रे करनी है, डेट इज बविस्टन 2 ग्राम पर सीड आपको स्प्रे करने। सो इन केमिकल्स को आप यूज़ कर सकते हो। और एक बात सबसे बड़ी बात, जो हमारी जो लूज स्मथ है इसको आप स्पेशली सीड के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जब एक बार आपकी फील्ड के अंदर आ जाए उसके बाद आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो इंटर जो कि क्योंकि इंटरनली बोर्न सीड बोर्न डिजीज, हो इसका जो बेस्ट कंट्रोल मेथड है वो सीड कंट्रोल ही है। यानी कि आप सीड को ही कंट्रोल करके इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो। प्लांट के ऊपर स्प्रे करके इसको कंट्रोल आप नहीं कर सकते। प्लांट के अंदर जितनी भी हम स्प्रे वगैरह करते हैं वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होती। सो हमेशा जो ये वाली डिजीज है आपकी कहाँ कैसे कंट्रोल होगी, इट इज कंट्रोल बाय द सीड ट्रीटमेंट। सो सीड ट्रीटमेंट के थ्रू ये जो डिजीज आपकी कंट्रोल हो सकती है। ओके स्टूडेंट, फॉर थैंक यू फॉर द वाचिंग फॉर दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स ये हमारे वीट क्रॉप डिजीज की फर्स्ट वीडियो थी। इसकी जो सेकंड वीडियो जो इसकी जो बाकी जो डिजीज रह चुकी हैं उनके बाद उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो ये वीट की हमारी फर्स्ट वीडियो थी। सेकंड वीडियो के अंदर जो इसकी जो रिमेनिंग डिजीज उसके बारे में बात करेंगे और साथ के साथ एक नई डिजीज़ के बारे में, जो हमारे जो नए प्लांट्स उनकी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के बारे में बताएं। और स्टूडेंट्स आपको जो जो छोटा सा टास्क किया था कि आपने हमें एमएस जो वीट का एमएसपी बताना, आपने हमें कि वीट का जो एट प्रेजेंट 2021 के अंदर वीट का क्या एमएसपी चल रहा है, ठीक है, कि वीट का जो एट प्रेजेंट जो एमएसपी चल रहा है वो कितना चल रहा है। सो आपने इसके बारे में हमें बताना है कि वीट इज़ अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप फॉर द फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स को ज़्यादातर आपको देखिए अगर आप सुनोगे सिर्फ दो क्रॉप्स का एमएसपी मिलता है, एक तो वीट का और एक राइस का। सो आपने एमएसपी बताना है वीट का और ये भी बताना है कि कितने रुपीज़ का इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि कितने 20 रुपीज़ का हुआ है, 40 रुपीज़ का हुआ है। सो आपने ये भी बताना है, सो इंक्रीमेंट भी बताना है। सो जो भी इंक्रीमेंट बताएगा उनको रिस्पेक्टिव प्राइस भी हम देंगे। सो स्टूडेंट्स आपने अब हमारे सोशल मीडिया अकाउंट टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ना सिर्फ आपके ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं बल्कि कॉम्पिटिशन एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, ताकि अब कॉम्पिटिशन पॉइंट्स को भी अच्छे से आप नोट डाउन कर सकें, ताकि आप अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जैसे आप अगर आप एंट्रेंस लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्टेट की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी एग्जाम्स के लिए जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7900900676 और आप हमारे www.agrimoon.com पे साइट पे जाकर आप जितने भी आपके एग्रीकल्चर की जितनी भी आपकी पीडीएफ्स है, कोई भी आपका कोर्स, अगर आप डेयरी के स्टूडेंट्स हो, अगर आप बायोटेक के स्टूडेंट्स हो, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स हो, सभी कोर्सेज की जो पीडीएफ्स है, जो हमारे जो ई कोर्सेज है, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स आप हमारे इस जो साइट पर जरूर विजिट कीजिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।